कालू कौवा तो मानो चिड़िया का पति था और उनकी एक बहुत ही प्यारी बेटी भी थी। फिर एक रोज कालू कौवा एक नदी पर गौरी कवि से मिलता है और गौरी कवि उसे बहुत पसंद आ जाती है। गौरी कवि तो बहुत ही ज्यादा सुंदर पक्षी है और अब मैंने सोच लिया है कि मैं अपने आगे का जीवन सिर्फ और सिर्फ गौरी के साथ बिताऊंगा। और ऐसे ही गौरी और कालो का अफेयर चलने लगता है और वो दोनों तो एक दूसरे के बहुत ही ज्यादा करीब थे। इन दिनों में मानो चिड़िया को कालो कौवा बिल्कुल भी समय न देता, क्योंकि सारा का सारा समय तो वो गौरी कवि के साथ ही बिताया करता। और गौरी कवि कहती है, देखिए कालो जी, हमें एक साथ में 2 साल भी बीत गए, लेकिन यूँ लगता है कि जैसे हम दोनों कल ही नदी के किनारे मिले थे। कालो कौवा तो गौरी कवि के प्यार में बिल्कुल डूब ही चुका था और उसे किसी बात का भी ध्यान न रहता। हाँ गौरी, कह तो तुम बिल्कुल ठीक रही हो, मुझे भी यूँ लगता है जैसे कल की ही बात थी, लेकिन अब हम आगे साथ ही रहेंगे। गौरी और कालो तो ऐसे एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं। उसके बाद कालो कौवा अपने घर जाता है, जहाँ पर मानो चिड़िया अपनी सहेली पारो चिड़िया के साथ बैठी हुई थी। कालो कौवा तो फिर से कोई बहाना लगाकर गौरी कवि को मिलने के लिए चला जाता है। पारो, कुछ दिन से मुझे कालू जी का व्यवहार कुछ ठीक नहीं लग रहा। वो सारा समय बाहर बिताते हैं और रात को भी कहते हैं कि उनकी कोई मीटिंग है। अरे मानो, तुम बहुत ही ज्यादा भोली हो। मैं तुम्हें बताती हूँ कि लड़के पक्षी ऐसे ही होते हैं। जरूर तुम्हारे इस कालू का कहीं कोई अफेयर चल रहा है। पारो की ये बात सुनकर मानो चिड़िया तो हैरान रह जाती है और वो नदी के किनारे रात के समय भी बैठकर यही सोच रही थी कि कालो क्या उसे धोखा दे रहा है। रात के अंधेरे में जंगल की परी भी कालू और गौरी को एक साथ देख लेती है। मानो तुम यहाँ पर उदास बैठी हो और वहाँ तुम्हारा पति इस जंगल के अंधेरे में दूसरी कवियों के साथ गुलछड़े उड़ा रहा है। क्या परी जी, क्या आप बिल्कुल सच कह रही हैं? क्या आपने कालू जी को किसी और पक्षी के साथ देखा है? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। हाँ मानो, मैंने खुद उसको अपनी इन आंखों से दूसरे कवि के पास जाते देखा है। अब तुम बताओ कि उस कालो कवि का क्या करना है। मानो चिड़िया तो परी की बात सुनकर जैसे सदमे में ही चली जाती है, क्योंकि वो कालू से बहुत प्यार करती थी, लेकिन दूसरी तरफ कालू को तो गौरी के अलावा कुछ नजर ही नहीं आ रहा था। गौरी, तुमसे मिले बिना तो मेरी एक रात भी नहीं गुजरती। बस मन करता है कि तुम्हारे पास ही बैठा रहूं। देखो, तुमसे मिलने के लिए तभी तो आ गया। कालू कवि की ये बात सुनकर गौरी कवि भी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और कालू से कहती है, हाँ कालू, प्यार तो मैं भी तुमसे बहुत ही ज्यादा करती हूँ, लेकिन अगर ऐसे ही तुम मेरे पास आते रहे तो तुम्हारी बीवी को तुम पर शक हो सकता है। और इतना कहते साथ ही गौरी कवि तो कालू के पास आकर बैठ जाती है और कालू कहता है, गौरी, तुमसे मिलने के लिए तो मैं किसी भी मुश्किल को मोल ले सकता हूँ, और वैसे भी मेरी पत्नी मानो चिड़िया तो बहुत ही ज्यादा बेवकूफ और मासूम पक्षी है। कालू कवि की ये बात सुनकर गौरी कवि तो कालू की गाल पर अपना पंख रखती है और फिर कहती है, देखिए कालू जी, अगर आप मुझसे इतना ही प्यार करते हैं तो अपनी सारी की सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दें, ताकि फिर हम जल्द से जल्द शादी कर सकें। गौरी, जब मैं तुम्हारा हो गया हूँ तो प्रॉपर्टी की क्या बात है? प्रॉपर्टी भी कल परसों तुम्हारे नाम कर दूंगा। चलो अब ये बातें छोड़ो और मेरे पास आओ। कालो तो अपनी सारी प्रॉपर्टी गौरी के नाम करने का सोच लेता है और ये सारी बात परी को भी मालूम हो जाती है। कुछ दिन के बाद परी मानो चिड़िया के पास जाती है और उसे जाकर कहती है, मानो तुम्हारी सारी प्रॉपर्टी जो तुमने उस कालो के नाम की थी, वो उस कालो कवि ने उस गौरी कवि के नाम कर दी है। अब तुम क्या करोगी? कालू जी उस कवि के प्यार में इतना नीचे गिर जाएंगे, ये तो मैंने कभी सोचा नहीं था, लेकिन मैं अपना हक उनसे वापस लेकर ही रहूंगी। देखो मानो, तुम बहुत ही ज्यादा मासूम हो। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे कहने पर उस कालू और कवि को इसी समय खत्म कर सकती हूँ। नहीं परी जी, मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से आपके पंखों पर कोई पाप आए। ये काम तो कानून ही करेगा और वही कालू को सजा देगा।
देखो मानो, तुम्हें जो भी करना होगा जल्द ही करना होगा, क्योंकि तुम्हारा पति बहुत जल्द ही उस कवि से शादी भी करने वाला है। मुझे तो सिर्फ अपनी प्रॉपर्टी चाहिए, मेरा हक मुझे मिल जाए, उसके अलावा मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, चाहे कालू अब उससे शादी ही कर ले। इतना कहते साथ ही मानो चिड़िया तो जल्दी से अपने घर की तरफ उड़ने लगती है। जल्द ही जंगल में सुबह का सूरज भी निकल आता है और मानो चिड़िया तो सुबह होते साथ ही जल्दी से अपने घर से उड़ती है। मानो चिड़िया तो इंसाफ के लिए राजा जी के दरबार में जाती है और उनको जाकर बताती है कि कैसे कालो कौवे ने उसको धोखा दिया है, और राजा जी कहते हैं, देखो मानो चिड़िया, अगर तुम्हारी बात बिल्कुल सच है तो कालो को उसके किए की सजा मिलेगी और तुम्हें तुम्हारा हक मैं वापस लेकर दूंगा। जाओ सैनिकों और पता लगाओ। राजा जी तो अपने सैनिकों को सच्चाई का पता लगाने के लिए कालो और गौरी पर नजर रखने के लिए कहते हैं, और दूसरी तरफ जंगल में कालो कौवा पिंकी चिड़िया से मिलता है और पिंकी चिड़िया को कहता है, अरे अरे पिंकी चिड़िया, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? लगता है कोई जरूरी बात है जो तुम आज मुझसे यूं मिलने के लिए आ गई। कहो क्या बात है? कालू, मुझे लगता है कि तुम्हारी पत्नी मानो को तुम पर शक हो गया है। अब तुम्हें जो भी करना होगा बहुत ही ज्यादा सावधानी के साथ करना होगा। और यूं पिंकी चिड़िया आकर कालो कौवे को सावधान करती है, लेकिन कालो कौवा तो फिर भी गौरी कौवे को मिलने के लिए चला जाता है और जाकर गौरी कौवे को ऐसे कहता है, देखो गौरी, मेरी पत्नी को मुझ पर शक हो गया है। अब हमें जो भी करना होगा बहुत जल्दी करना होगा, इससे पहले कि मानो कोई नया कदम उठा ले। अरे कालो जी, आप क्या कह रहे हो? मैंने तो आपको इतनी बार मना किया था कि इतनी बार मेरे पास आओगे तो आपकी पत्नी को आप पर शक हो जाएगा। अरे गौरी, जो होना था वो तो हो गया। प्रॉपर्टी तो मैंने पहले ही तुम्हारे नाम कर दी है, लेकिन अब हम दोनों को जल्दी से जल्दी शादी भी कर लेनी चाहिए। कालू जी, मैं भी आपसे शादी करना चाहती हूँ, लेकिन आप तो पहले से ही शादीशुदा हैं और आपकी पत्नी को मालूम हो गया तो वो आपका क्या करेगी? उसकी चिंता तुम छोड़ दो, प्रॉपर्टी तो पहले ही हमारे पास है। जब हम शादी कर लेंगे तो ये जंगल छोड़कर हम किसी दूसरे जंगल में बस जाएंगे। वाह कालू जी, आपने तो पहले ही सब कुछ सोच के रखा है। चलिए तो फिर देर किस बात की है, हम जाकर अभी किसी मंदिर में शादी कर लेते हैं। गौरी और कालो तो ऐसे बैठकर बेचारी मानो चिड़िया के खिलाफ प्लान कर रहे थे, लेकिन उनको मालूम नहीं था क्योंकि ये सारी बातें तो राजा जी के सैनिक सुन रहे थे। सारी सच्चाई का पता लग जाने के बाद राजा जी के सैनिक तो गौरी कवि को पकड़ने के लिए वहां पर आ जाते हैं। चलो गौरी कवि, अब हमने तुम्हारी सारी बातें सुन ली हैं। अब राजा जी के सामने जाकर अपने इस धोखाधड़ी का इनाम लेना। अरे पीलू दोस्त, इसका मतलब है कि वो मानो चिड़िया बिल्कुल सच कह रही थी और उसका पति और ये बाहर की कवि मिलकर उसको धोखा दे रहे थे। चलो पकड़ो इसको। नहीं नहीं सैनिक जी, लगता है आपको कुछ गलत फहमी हुई है। मैं और कालू जी तो यहाँ पर बैठकर बस एक ड्रामे का रिहर्सल कर रहे थे। बस बस कवि, अब ज्यादा बातें बनाने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे ड्रामे का टेलीकास्ट तो हमारे राजा जी करेंगे। चलो अब जल्दी से हमारे साथ चलो। अरे सैनिक जी, ये आप क्या कह रहे हैं? इतनी प्यारी कवि को अब आप क्या राजा जी के दरबार में ले जाएंगे? बाहर ही हम कोई बात तय कर लेते हैं। अरे ओ कवि, हम तुम्हारे इस कालो कौवे की तरह लालची और मदकार नहीं है। चलो अब जल्दी से हमारे साथ चलो, इंसाफ तो हमारे राजा जी ही करेंगे। राजा जी के सैनिक तो गौरी कवि को अपने साथ पकड़कर राजा जी के दरबार में इंसाफ के लिए ले जाते हैं और राजा जी कहते हैं, देखो गौरी कवि, जब तुम्हारा अपराध अब साबित हो चुका है तो तुम जल्दी से मानो की प्रॉपर्टी उसे वापस कर दो और तुम्हें उम्र कैद की सजा होगी। नहीं राजा जी नहीं, ऐसा अनर्थ ना करिए। अगर ऐसा हुआ तो क्या मेरी सारी जवानी इस कैद में ही गुजर जाएगी? कृपया मुझे माफ कर दें। नहीं राजा जी, आप सिर्फ मेरी प्रॉपर्टी मुझे वापस लेकर दे दें। बाकी ये कवि और कालो कौवा चाहे शादी कर लें, क्योंकि अब मैं कालो को छोड़ दूंगी। देखो गौरी कवि, मानो चिड़िया कितनी अच्छी है। अब तुम जल्दी से मानो चिड़िया की प्रॉपर्टी मानो चिड़िया को वापस कर दो और तुम यहाँ से जा सकती हो।